हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करेंगे। इनके ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे कि इनकी ज्योग्राफी क्या है, यहाँ पर क्या रिसोर्सेस हैं और किस तरीके का यहाँ पर क्लाइमेट है, रेनफॉल कितनी है। ये सब हम आज डिस्कस करेंगे अपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की सीरीज़ में। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स आपको दिखा रखे हैं। ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं। इनमें 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जो ये आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं। ये आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हैं और एक सिक्किम है, तो 7+1 यानी कि टोटल 8 है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपका ये अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे आपका नागालैंड है और उसके नीचे आपका मणिपुर है और उसके नीचे आपका मिजोरम है और यहाँ पर आपका त्रिपुरा है और ये आपका सिक्किम है, ये मेघालय है और ये आसाम है। तो मैप से जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे जो आसान प्रश्न बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, इनकी जो कैपिटल्स क्या क्या हैं, जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, चाहे वो डिफेंस का इंटरव्यू हो, चाहे वो यूपीएससी का इंटरव्यू हो। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है तो इसकी कैपिटल ईटानगर है, आप देख पा रहे होंगे। और नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है, मिजोरम की आइजॉल है, त्रिपुरा की अगरतला है और मेघालय की शिलोंग है, आसाम की गुवाहाटी और सिक्किम की गंगटोक है। ये डिफरेंट स्टेट्स आपको दे रखे हैं और इनकी कैपिटल्स के बारे में आपको इसमें दिखा रखा है। ये कम से कम कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऐसा इनमें से कौन सा स्टेट है जो 3 तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, ये आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ये आपका त्रिपुरा त्रिपुरा आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसके बाद क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है 7 सिस्टर स्टेट्स में जो कि बाकी के 6 राज्यों से जिसकी बाउंड्री लगती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आसाम है। आसाम की बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश से भी लग रही है, नागालैंड से भी लग रही है, मणिपुर से भी लग रही है, मिजोरम से भी लग रही है, त्रिपुरा से भी लग रही है और मेघालय से भी लग रही है। और इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ में कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बाउंड्री कौन सी कंट्रीज़ के साथ लगती है। तो वो आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये आपको 3D मैप यहाँ पर दिखा रखा है। इस मैप में क्या है, ये मैप आपको हाइट के बारे में बता रहा है कि किस तरीके की वहाँ पर टोपोग्राफी है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाला जो रीजन है आपका, ये अरुणाचल वाला रीजन, ये आपका ईस्टर्न हिमालय में आता है। और यहाँ पर सिक्किम आपको दिखा नहीं रखा है, तो सिक्किम भी वो आपका ईस्टर्न हिमालय में आता है। ये काफ़ी हाइट है इसकी, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा क्षेत्र है यहाँ, इसलिए टेम्परेचर लो पाया जाता है। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसके बाद आप नीचे भी देख रहे होंगे कि ये वाला जो आपका रीजन है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हाइट है। और मेघालय में यहाँ पर गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं, तो यहाँ पर भी हाइट है। तो ये माउंटेनियस रीजन है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मोस्ट ऑफ द रीजन में माउंटेन्स हैं और बाकी के हैं तो वहाँ पर आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रीजन जो है, ब्रह्मपुत्र वैली है जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, ये वाला जो आपका रीजन है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे
कि ये प्लेन रीजन आपको दिखा रखा है, ये प्लेन है क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है और अपने साथ में सेडिमेंट्स लेके आती है और सेडिमेंट्स यहाँ पर इकट्ठे करती जाती है। तो ये प्लेन वाला रीजन है और ये काफ़ी फर्टाइल रीजन है। यहाँ पर राइस है, वीट है, इन सब का कल्टीवेशन आराम से किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आप नीचे भी देख रहे होंगे, ये जो आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आपका ये बराक वैली है, ये वाली आपकी, ये यहाँ से बराक रिवर फ्लो करती है, तो ये आपकी बराक वैली यहाँ पर आ जाती है। और ये आपका सुंदरबन के आसपास वाला भी रीजन है बांग्लादेश से लगा हुआ, तो इसलिए यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स पाए जाते हैं। तो ये थी टोपोग्राफी आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, कि यहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। तो आपने क्या देखा कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पर हाइट काफ़ी ज़्यादा है। मेघालय में भी आप ईस्टर्न मेघालय में ज़्यादा हाइट है क्योंकि यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ हैं और यहाँ पर भी आपको मालूम होगा रेनफॉल के बारे में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और आसाम वाला जो मोस्ट ऑफ द रीजन है और त्रिपुरा वाला रीजन है, यहाँ पर प्लेन्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? डिफरेंट रिवर्स यहाँ फ्लो करती हैं, सेडिमेंट्स इकट्ठे करते रही हैं, तो यहाँ पर प्लेन्स पाए जाते हैं और सॉइल काफ़ी फर्टाइल है। और जो हिली रीजन है वहाँ पर भी जैसे टीका कल्टीवेशन है और प्लांटेशन है डिफरेंट टाइप की, तो वहाँ पर वो की जाती है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखा रखा है यहाँ पर किस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लगभग हर प्रकार की वेजिटेशन आपको देखने को मिल रही होगी। अरुणाचल के ऊपर वाले रीजन में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपकी यहाँ पर मोस्ट ऑफ द रीजन में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट दिख रहे होंगे। ये यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और उससे नीचे की तरफ आप जब आएंगे, यहाँ पर एवरग्रीन के आसपास आपको डेसिडुअस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जब आप नीचे की तरफ जाओगे। और ब्रह्मपुत्र रीजन वाला जो एरिया है वहाँ पर भी आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन देखने को मिलेगी। तो डिफरेंट यहाँ पर आपको माउंटेनियस रीजन वाली वेजिटेशन देखने को मिलेगी, ये वाला जो एरिया है। इसके अलावा जो ये वाला एरिया है, ये वाला, तो यहाँ पर आपको माउंटेनियस वेजिटेशन देखने को मिलेगी। और माउंटेनियस वेजिटेशन तो अरुणाचल में भी है, बट वो एवरग्रीन में आ जाती है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट रीजन में आपको डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वेजिटेशन के बारे में। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। सभी वेजिटेशन को डिफरेंट टाइप, कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छी तरीके से देखेंगे क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और भी जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो मैंने लिखे थे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है कि ये ईस्टर्न मोस्ट रीजन है। तो आप देख पा रहे होंगे इंडिया का ये ईस्टर्न मोस्ट रीजन है। ये आपका ईस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया है। यहाँ पर आपका म्यांमार आ जाता है, चाइना है, भूटान है। तो ईस्टर्न मोस्ट रीजन है, तो इसमें बताने वाली बात नहीं है, आपको पता है। और इसमें 8 स्टेट्स हैं, 7+1। 7+1 क्यों लिखा है अभी आपको बताया था कि इसमें 7 सिस्टर स्टेट्स हैं और एक आपका सिक्किम है। तो एक बार एसएसबी इंटरव्यू में मुझसे सीधा पूछ लिया गया था, 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम बताइए। तो इस तरीके से आपको इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट जगह पर टोपोग्राफी है, वहाँ की वेजिटेशन है, ये सामान्यतः आपको पता होनी चाहिए। ये आपसे कहीं पे भी पूछी जा सकती है। आगे देखते हैं। आगे आप देख रहे होगे इसका एरिया इसका 2.62 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 2.62 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि ऑलमोस्ट 8% है। इंडिया का अगर टोटल एरिया 100% कंसीडर किया जा रहा है तो ये 8% है उसका। ये 8% काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि ये जो मैप है आपका, यहाँ पर ये पतली सी नेक आपको दिख रही होगी, ये वाली, इसको हम चिकन स्नैक बोलते हैं। और ये 3 यहाँ पर आपका
भूटान है, इस तरफ नेपाल है और यहाँ पर बांग्लादेश है। और चाइना का एग्रेशन यहाँ पर रहता है, जैसे कि डोकलाम वाला इशू था, डोकलाम वाला आपने सुना होगा। ये भूटान और सिक्किम वाले यहाँ पर और चाइना वाले टेट्राई जंक्शन पर यहाँ पर डोकलाम है, तो उसमें चाइना अपनी आर्मी लेके आ गया था। तो ये काफ़ी वल्नरेबल एरिया है इंडिया के लिए, और इंडिया को इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो हमारा एरिया है, जितना भी हमने आपको 8% ऑफ टोटल लैंड ऑफ इंडिया, तो इतना एरिया हमें बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये चिकन स्नैक किसी भी तरीके से यहाँ पर कट जाती है तो ये पूरा एरिया हमसे कट जाएगा। और यहाँ की जो कल्चर है वो ट्रांजिशन कल्चर है, यानी कि यहाँ पर इंडियन कल्चर भी देखने को मिलती है, और जो मंगोलियन कल्चर है, यानी कि जो चाइनीज़ कल्चर है, तिब्बतन कल्चर है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए ये इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रीजन है, और इसके लिए इंडिया सिक्योरिटी पर्पस से यहाँ पर काम करता रहता है। आगे देखते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर बता रखा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ की 170 स्क्वायर किलोमीटर 170 है पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है। क्योंकि आपने देखा था यहाँ की जो टोपोग्राफी है, तो टोपोग्राफी कैसी है, हिली रीजन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। प्लेन आपके आसाम में है, कुछ त्रिपुरा में है, थोड़ा सा पार्ट मिजोरम में है, कुछ मेघालय में है। तो यहाँ पर क्या है कि मोस्ट ऑफ द रीजन में हिली रीजन है, तो हिली रीजन की वजह से यहाँ पर लोग कम रहते हैं, कम रह पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। एक आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हमारे कौन से रीजन में ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन से रीजन में कम पॉपुलेशन है, क्यों है। ये आपकी ड्यूटी भी बनती है, और आपको इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। आगे देखते हैं। द रीजन शेयर्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ 5000+ किलोमीटर्स। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। म्यांमार के साथ 3000 किलोमीटर से 1400 किलोमीटर प्लस बाउंड्री लगती है। इसी तरीके से चाइना के साथ हमारी 3000+ किलोमीटर बाउंड्री लगती है, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर बाउंड्री लगती है। तो इनमें ज़्यादातर जो भूटान वाला एरिया है, भूटान के साथ हमारी 699 किलोमीटर की बाउंड्री, 699 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। तो डिफरेंट स्टेट्स के साथ हमारी बाउंड्री लग रही है। तो ये जो बाउंड्री है ये इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ लग रही है। सॉरी, फ़ोन कॉल आ गई थी तो इसलिए जाना पड़ गया। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। तो हम बात कर रहे थे, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की थी, इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की थी कि इंटरनेशनल बाउंड्री इनकी 5000+ किलोमीटर्स लगती है। तो और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पर बांट रखा है। जैसे कि ईस्टर्न हिमालय आपने देखा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, बराक वैली है, तो ये डिफरेंट पार्ट्स में इसको बांट रखा है। और उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ की क्लाइमेट कैसी है वो बता रखी है। क्लाइमेट आपकी ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ह्यूमिड क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम होगा कि बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच आती है, यहाँ पे डिफरेंट हिल से टकरा के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो इसलिए यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। सब ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि ये आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो उसके आसपास पाई जाती है। तो ये आपका उसके ऊपर की तरफ वाला ज़्यादातर रीजन है, क्योंकि त्रिपुरा और मिजोरम से होके ये गुजरती है, बांग्लादेश से होके गुजरती है 23.5। उसके ऊपर वाले रीजन में मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आता है, तो इसलिए यहाँ पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये कैसी पाई जाती है, हॉट होती है काफ़ी ज़्यादा, और उसके साथ साथ ह्यूमिड समर्स होती हैं। ह्यूमिड क्यों होती हैं अभी आपको बताया। अब यहाँ पर जो मॉनसून है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच आती है किस तरीके से आती है हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपका मैप है, मान लीजिए ये आपका यहाँ पर मैप है। अब ये मैप है तो यहाँ पर आपकी बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच आती है, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून आता है, ये आपका एक तो यहाँ चली जाती है और एक इस तरफ जाके बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच होती है वो यहाँ पर आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादातर बारिश करा देती है। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी पाई जाती है, और यहाँ का जो मानसून है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है।
और यहाँ पर माइल्ड विंटर्स भी पाई जाती है। जो सर्दियाँ होती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर नीचे नहीं जाता है, लेकिन हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। आपको मालूम होगा कि कोई भी ओशन हो, कोई भी सी हो, उसके किनारे वाले जो एरिया होते हैं उनका टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। बट हाइट बढ़ने के साथ साथ अरुणाचल में चले जाइए, आप सिक्किम में चले जाइए, नागालैंड में चले जाइए, यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ का टेम्परेचर कम होता जाता है और यहाँ पर कॉनिफर टाइप में आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी। अब बायोडाइवर्सिटी की अगर यहाँ पर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत रिच है और यहाँ पर 2 हॉट स्पॉट, इन जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं वो इसमें आते हैं। एक तो आपका ईस्टर्न हिमालय है, जो कि अभी आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में है। तो ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स में आता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत के पास बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं। उनमें से एक आपका ईस्टर्न हिमालय है जो कि इसी रीजन में आता है, और दूसरा आपका इंडो बर्मा रीजन है, बर्मा यानी कि म्यांमार वाला रीजन, और इंडिया का भी कुछ इसमें हिस्सा आता है। तो इसलिए यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय और इंडो बर्मा रीजन, ये 2 आपके बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स पाए जाते हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की वेजिटेशन है, किस तरीके की बायोडाइवर्सिटी है। तो ये बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी रिच रीजन है। आगे हम देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिसोर्सेज के बारे में बता रखा है। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको अगर मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और टिम्बर है, टिम्बर यानी कि जो इमारती लकड़ी होती है जिससे बिल्डिंग्स इत्यादि बनाई जाती है, खिड़की, टेबल, फर्नीचर, तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलती है। फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और यहाँ पर टी प्लांटेशन इत्यादि काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और नेचुरल गैस और पेट्रोलियम भी यहाँ पर काफ़ी उपलब्ध है। दैट इज़ अबाउट 20% ऑफ टोटल विच इज़ प्रेजेंट इन अवर कंट्री। यानी कि टोटल कंट्री में जितना प्रेजेंट है उस हाइड्रोकार्बन, उसका 20% आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलेगा। और ज़्यादातर जो आप मिलता है वो आपके आसाम वाले रीजन में मिलता है। जैसे आपने सुना होगा आसाम का डिगबोई काफ़ी फेमस है पेट्रोलियम के लिए, तो यहाँ पर ये मिलते हैं। और लाइमस्टोन भी मिलता है यहाँ पर, कोल भी मिलता है, फेल्सपार भी मिलता है। तो ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पर रिसोर्सेज मिलते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ इस रीजन के अलग करेक्टरिस्टिक की। तो ये हाई सीस्मिक एक्टिविटी वाला रीजन है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्यों, ये हाई सीस्मिक एक्टिविटी वाला रीजन क्यों है? क्योंकि ये ट्राई जंक्शन है। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट ऊपर से, ईस्टर्न साइड से वर्मा प्लेट यानी कि म्यांमार वाली जो प्लेट है वो, और इंडियन प्लेट, ये तीनों प्लेट यहाँ पर मीट करती हैं आके। और इस तरह यहाँ पर आपको बताया था कि ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट मीट करी, यहाँ पर हिमालय बन जाता है। इस तरफ से आपका बर्मा वाली प्लेट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिल्स, अभी आपने देखी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं हमारे, उनमें काफ़ी ज़्यादा हिल्स पाई जाती हैं। तो इसके पीछे एक ये भी कारण है कि ये एक कन्वर्जेंस जोन पर पाया जाता है। कन्वर्जेंस तो आपको पता होगा, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के तरफ आती हैं तो इसको हम कन्वर्जेंस बोलते हैं, और जब वो एक दूसरे के से दूर जाती हैं तो इसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। इसको हम प्लेट्स का कन्वर्जेंस बोलते हैं और इसको हम प्लेट्स का डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो ये कन्वर्जेंस जोन है, यानी कि तीनों प्लेट्स यहाँ पर आके कन्वर्ज होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई सिस्मिक एक्टिविटी है। अब हाई सिस्मिक एक्टिविटी क्यों है? अभी आपने सुना कन्वर्जेंस होता है तो प्लेट्स एक दूसरे के नीचे जाती हैं। अब एक ये प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। तो जब ये प्लेट इसके नीचे जाएगी तो इसमें मूवमेंट होगा, और किसी भी प्रकार का जब इसमें मूवमेंट होगा तो यहाँ पर कंपन होगा। प्लेट्स में जब कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पर फ्लड भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि एक तो हिली रीजन है और ऊपर से यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं, तो बारिश भी ज़्यादा होती है। जब बारिश ज़्यादा होगी तो रिवर्स में पानी ज़्यादा आ जाता है, और जब पानी ज़्यादा आ जाएगा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लड प्रोन एरिया है। तो यहाँ पर हमारी जो NDRF है वो काम करती रहती है। यहाँ पर जब भी फ्लड आती है, किसी भी तरीके की नेचुरल कैलेमिटी हो, चाहे वो आपके फ्लड हो, चाहे वो आपका भूकंप हो, यानी कि हाई सिस्मिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो होती हैं वो हों, तो वहाँ पर हमारे डिफरेंट फोर्सेस काम करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो इसको
लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आप आगे की भी अपडेट्स पा सकें।